हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं आपके सामने और डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं सामने पेपर पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस को हम पढ़ते जाएंगे और एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी जिस समय प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेपित किया जाता है हॉरिजॉन्टल से जिस समय प्रक्षेपित किया जाता है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और प्रोजेक्ट इसे जो है प्रक्षेपित किया जाता है मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए प्रक्षेपित करने के लिए थीटा कितना चाहिए? 45 डिग्री। जो पहले के वीडियोज हैं उनमें बताया जा चुका है। और 45 डिग्री पर जब इसे प्रक्षेपित किया जाता है और उस समय मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है ये, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या होगी वह आपको निकालना है। इस समय जिस समय प्रक्षेपित कर रहे हैं उस समय टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और जिस समय ये जमीन से टकरा रहा है उस समय इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और क्या इस पैराबोला पथ पर यह एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर पाएगा या नहीं। तो क्वेश्चन आज का आपके लिए है कि गतिज ऊर्जा से प्रक्षेपित पिंड आर मैक्सिमम तक जाता है, यानी इसकी जो परास है, रेंज है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल से जो कोण होना चाहिए 45 डिग्री होगा, उस समय ये अपनी मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। तो आर मैक्सिमम हो जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपको निकालना है फर्स्ट। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि क्या यह पैराबोला जो पाथ होगा इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है या नहीं। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां से आरंभ करते हैं। जिस समय ये मान लीजिए 45 या थीटा डिग्री पर जो भी होता है, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ux = u cos थीटा, और वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है u sin थीटा। इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको निकालते हैं पहले। तो kx यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ m u(x²), kx = ½ m ux = u cos थीटा का रख देंगे यहाँ वैल्यू, ux = u cos थीटा, ये हो जाएगा ½ m u² cos² थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं तो ½ m, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का वर्टिकल जो कंपोनेंट है क्या है uy का स्क्वायर, ky = हो जाएगी ½ m u sin थीटा का स्क्वायर या u² sin² थीटा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए k = एल्जेब्रिक सम होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। k = kx + ky = kx ½ m u² cos² थीटा प्लस ky कितना आ रहा है ½ m u² sin² थीटा। तो k टोटल एट इनिशियल पॉइंट, k टोटल एट पॉइंट O कितनी हो जाएगी ½ m u² हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक में sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो k टोटल एट इनिशियल पॉइंट ½ m u²। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। तो जिस समय इसको हम प्रक्षेपित कर रहे हैं उस समय इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ½ m u² है। यदि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को यह फॉलो करता है तो प्रत्येक पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। यदि इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो U = mgh से, और h क्या यहाँ पर 0 है, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो E = k + u = k कितना है ½ m u² प्लस 0, तो ½ m u², यानी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी टोटल एनर्जी होगी इस समय।
इस पॉइंट पर हमने काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया है, टोटल एनर्जी को भी निकाल लिया है। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले उसे निकालते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट है ए। अब एट पॉइंट ए पर जब भी पैराबोला पाथ में ट्रेजेक्टरी जो मोशन होती है, ट्रेजेक्टरी जो मोशन है प्रोजेक्टाइल की, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो कुछ डिस्टेंस के लिए ये मान सकते हैं इसका जो पथ है वह हॉरिजॉन्टल जो पथ है उसके लगभग पैरेलल हो जाता है थोड़ी सी दूरी के लिए। इस कंडीशन में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इस समय क्या होगी इसकी, u बाई जीरो। लेकिन पैराबोला पाथ में या ट्रेजेक्टरी मोशन में इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसमें कोई चेंज नहीं होता है, u x इजिकल टू u cos थीटा ही रहेगा। अब यदि दोनों वेलोसिटी kx और ky यहां से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि u बाई जीरो है, ky इजिकल टू जीरो हो जाएगा और kx इजिकल टू हो जाएगा हाफ m ux का स्क्वायर इजिकल टू हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो kx इजिकल टू हाफ m है, यहां पर m, हाफ m u स्क्वायर, और मैक्सिमम रेंज के लिए इस न्यूमेरिकल को हम कर रहे हैं जहां पर थीटा क्या है 45 डिग्री, हाफ m u स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कॉस 45 आ जाएगा स्क्वायर। तो kx इजिकल टू हाफ m u स्क्वायर कॉस 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो kx इजिकल टू हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है kx यानी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2, जबकि वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो k टोटल जो आएगा, k टोटल यही आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2 एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी जो जिस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ m u स्क्वायर, और इस समय जो एनर्जी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर का 1/2 है। यदि ये काइनेटिक एनर्जी को हम k ले लें, क्या ले लें, k ले लें, तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ये कितनी है, k हाफ m u स्क्वायर के बराबर है। तो हाफ m u स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, k/2 यानी 0.5 k। काइनेटिक एनर्जी जिस समय हम उसे प्रक्षेपित कर रहे हैं उस समय काइनेटिक एनर्जी, और जिस समय अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा उस समय काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी का 1/2 हो जाएगी, 0.5 की हो जाएगी। अब बात ये है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। इसने पूछा था मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो 0.5 की हो जाएगी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 हो जाएगी। अब ये कह रहा है क्या यह एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो तब करेगा यहाँ पर टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या थी, हाफ m u स्क्वायर, और यहाँ हाफ m u स्क्वायर का हो रही है आधा। तो आधी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाकर यदि इस टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर के बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी U कितनी होगी, U इजिकल टू mgh, U इजिकल टू mg इंटू h, सब दिख रहा है, चलिए ठीक है, mgh, h इजिकल टू U स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां g से g कट जाएगा, u इजिकल टू m u स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45 अंश, मैक्सिमम रेंज के लिए तो थीटा 45 लेंगे। u इजिकल टू साइन 45 का मान 1/√2 और उसका हो रहा है स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, ये हाफ m u स्क्वायर। तो यहां से E टोटल जो होगा k प्लस u, E इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है इस पॉइंट पर, हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सॉरी 2 और है यहाँ पर, ये तो 1/2, 1/2 यहाँ पर आ गया, और साइन थीटा 45 का मान रखेंगे तो 1/2 और आ जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर हो रहा है 1/2, 1/2 ये आ गया। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी K प्लस यू। K कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/2, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस यू कितनी आई है? हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/2। तो E इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर, E इज इक्वल टू E एट पॉइंट A इज इक्वल टू E एट पॉइंट O, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो भी कर रहा है। आपने मैक्सिमम हाइट पर टोटल एनर्जी क्या होगी उसको भी निकाल लिया है, और यहां से यहां तक ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो कर रहा है। यहां पर भी आप इसकी एनर्जी को, टोटल एनर्जी क्या होगी उसको निकाल सकते हैं। जिस समय ये प्रोजेक्टाइल जमीन से टकराएगा, जिस एंगल पर यहां से प्रक्षेपित किया गया था वही एंगल बनाएगा, और जिस वेग से यहां से प्रक्षेपित किया गया था उसका वेग भी वही होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक जो आएगा वो u cos थीटा, और इसका वर्टिकल घटक नीचे की ओर जो आएगा u sin थीटा। तो इस समय इसका जो हॉरिजॉन्टल घटक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़कर टोटल एनर्जी वही आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। यानी इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे, और जिस समय जमीन से टकराता है उन सभी पॉइंट पे टोटल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर है। तो इस समय जो ट्रेजेक्टरी मोशन है, पैराबोला पथ जो है, उसमें प्रोजेक्टाइल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है, और मैक्सिमम हाइट पर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल लिया है आपके सामने। अब स्टूडेंट इसका दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का देखेंगे। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है। जो आपके क्वेश्चंस जो भी आप 12th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, किताब वगैरह में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हैं, थोड़ा सा नैरो माइंडेड नहीं होते हैं, और थोड़ा सा आगे यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं और थोड़ा सा अधिक सीखना चाहते हो, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स का हमने जो है कलेक्शन आपके वीडियोस में करते जाएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे उतारते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एच ऊंचाई पर से पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर व क्षैतिज दिशा में यू वेग से फेंका जाता है, अंतिम वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एच ऊंचाई पर से पिंड को ऊर्ध्वाधर और नीचे की ओर क्षैतिज दिशा में यू वेग से फेंका जाता है। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। एच ऊंचाई से पिंड को एक तो क्षैतिज दिशा में फेंका जा रहा है यू वेग से, तो अंतिम वेग क्या होगा? और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जा रहा है यू वेग से, तो अंतिम वेगों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले तो क्षैतिज फेंका जा रहा है, तो उस समय अंतिम वेग क्या होगा वो देख लेते हैं। क्षैतिज जब फेंका जाएगा तो आरंभिक जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, या तो किसी पिंड को आप क्षैतिज फेंकते हो एच ऊंचाई से, या उसे इस तरह से फ्री फॉलिंग कंडीशन में छोड़ देते हैं। फ्री फॉलिंग कंडीशन में छोड़ते हैं तो भी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल जो आरंभिक वर्टिकल वेलोसिटी है 0 है, और या क्षैतिज फेंकते हो तो भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि आपने क्षैतिज फेंका है, नीचे की ओर उसको वेलोसिटी नहीं दी है। तो जब क्षैतिज फेंका जा रहा है तो उस समय यू बाई क्या होगा? 0 होगा। तो इस कंडीशन में इसका जिस समय यह जमीन से टकराएगा उस समय इसका वेग क्या होगा? v बाई का स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2gh से। तो v बाई का स्क्वायर, या v1 ले लो इसको, v बाई इसमें भी लिया जाएगा, इसको v बाई ले लें, v1 ले लेते हैं इसको, v1। इस समय वर्टिकल वेलोसिटी जब इसे क्षैतिज फेंका जा रहा है तो 0 है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gh। समीकरण 1। अब इसे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तो इस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी u दे रखी है,
ये तो है ए पिंड के लिए और ये है बी पिंड, 4a यहां से 4b। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेलोसिटी u बाई कितनी है, u। इस समय जिस समय यह जमीन से टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हो जाती है v2, तो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई का स्क्वायर प्लस 2gh। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें ये अभी जो आई है आपकी ये वर्टिकल वेलोसिटी आई है v बाई, यह इस वर्टिकल वेलोसिटी से इससे टकराएगा, लेकिन इसमें क्षैतिज वेलोसिटी भी है। तो किस क्षैतिज वेलोसिटी से ये टकराएगा, वेलोसिटी इसकी जो है इस समय अंतिम फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी u वेलोसिटी से इसे फेंका जा रहा है, और कोई भी एक्सीलरेशन इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन काम कर रहा है, लेकिन इस समय हवा का प्रतिरोध यदि नगण्य है तो इसकी क्षैतिज वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्षैतिज वेलोसिटी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू u ही रहेगी, इसकी ux इज इक्वल टू u। तो इस समय v1 इज इक्वल टू अंडर रूट टी। अब इन दोनों वेलोसिटीज को जब जोड़ा जाएगा, अभी इसको देखिए, ये वर्टिकल वेलोसिटी को अभी छोड़ देते हैं, अभी इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक ही बार में। जिस समय वर्टिकल पहले हमने क्या निकाली है, यहाँ जिस समय यह जमीन से टकराएगा यहाँ पर, उस समय वर्टिकल वेलोसिटी इसकी होगी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और उस समय इसकी क्षैतिज वेलोसिटी जो है u से फेंका जा रहा है, तो लास्ट क्षैतिज वेलोसिटी u ही रहेगी। और इन दोनों के बीच में वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में कोण रहेगा थीटा इज इक्वल टू 90। यहां से v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, v बाई ले लेते हैं इसको, इसे डैश में ले लेंगे, v बाई ले लेते हैं इसको भी, और ये ux इज इक्वल टू u। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिस समय जमीन से टकराएगा और वर्टिकल वेलोसिटी जिस समय जमीन से टकराएगा, और दोनों वेलोसिटीज के बीच में थीटा 90 होगा, क्योंकि यह दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम होता है जिस समय 90 हो, ये जो फॉर्मूला होता है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हैं। और थीटा क्या 90, तो ये पद 0 हो जाता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ रिजल्टेंट जो वेलोसिटी निकाली जाएगी v बराबर अंडर रूट v बाई का स्क्वायर, अंडर रूट v बाई का स्क्वायर प्लस vx, इसको vx, यानी अंतिम क्षैतिज वेलोसिटी बराबर प्रारंभिक क्षैतिज वेलोसिटी, और क्या है u से फेंका जा रहा है u, v बाई स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। तो vx कितना है u, और vx का स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस, और v बाई का स्क्वायर किसके बराबर है 2gh के बराबर है, प्लस 2gh अंडर रूट में। तो ये आ गया आपका v1 जिस समय इसको क्षैतिज वेलोसिटी से u से फेंका जा रहा है, a पॉइंट। अब b पिंड के लिए ले लेते हैं, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, तो इसको क्षैतिज वेलोसिटी तो कुछ दी नहीं जा रही है, ux 0 है, तो vx भी अंतिम क्षैतिज वेलोसिटी भी 0 रहेगी। अब देखते हैं जिस समय ये जमीन से टकराएगा उस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, डैश कर देते हैं इसको, उस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u बाई डैश, किस वेग से वर्टिकल फेंका जा रहा है u से, u। अब निकालते हैं इसकी वर्टिकल वेलोसिटी v बाई डैश, मान ली जिस समय यह जमीन से टकरा रहा है, u बाई डैश का स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू u बाई कितनी है इसमें u बाई कितनी है, u बाई डैश u स्क्वायर प्लस 2gh v बाई डैश का स्क्वायर। तो v बाई डैश इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये जिस समय जमीन से टकरा रहा है और वर्टिकल डाउनवर्ड किया गया था u वेलोसिटी से, उस समय इसकी वेलोसिटी थी जमीन से टकराते समय u स्क्वायर प्लस 2gh। जब इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से u वेग से प्रक्षेपित किया गया था जमीन से टकराते समय, इसकी वेलोसिटी थी u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v1
इसको V1 कहकर, हाँ Vy डैश आ गया। अब V2 जो निकालेंगे इसका, V2 बराबर अंडर रूट Vy डैश का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर, Vx डैश का स्क्वायर। V2 बराबर Vy डैश का स्क्वायर ये है u स्क्वायर प्लस 2gh, और Vx कितना है इसमें 0, तो V2 अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी ये जो 0 है ना बट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसका भी वर्ग हमने इसमें जोड़ दिया है, जो इतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 0 है। अब V1 अनुपात V2 यदि हम निकालते हैं, V1 अनुपात V2 बराबर V1 बटे V2 इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट में बटे u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट में, कट गया, तो V1 रेशियो V2 इजिकल टू 1:1। तो u वेग से यदि उसे क्षैतिज h ऊंचाई से क्षैतिज में प्रक्षेपित किया जाए और उसी वेग से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, तो जिस समय ये जमीन से टकराएंगे इनकी वेलोसिटी सेम होंगी, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh और अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कण A को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर u1 वेग से फेंका जाता है और दूसरे कण B को A के उच्चतम बिंदु के ऊर्ध्व नीचे के बिंदु से u2 वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर दोनों कणों के परस्पर टकराने की शर्त क्या होगी? देखिए क्वेश्चन है, एक कोई पिंड है जिसे क्षैतिज से u1 वेग से फेंका जा रहा है और इसका एंगल है थीटा 30 डिग्री, और यह अपनी मैक्सिमम हाइट को पैराबोला पथ पर यह गति करेगा। तो जिस समय यह अपनी मैक्सिमम हाइट पर है उसी के ऊर्ध्व नीचे से, ये पिंड है A, ये पिंड है B पिंड को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है मैक्सिमम हाइट के एकदम ऊर्ध्व नीचे से, इसको u2 वेग से। एक पिंड है जिसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर u1 से फेंका जा रहा है, एक दूसरा पिंड है जो इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊर्ध्वाधर नीचे से u2 वेग से वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो जब ये यहां दोनों टकराएंगे उसकी शर्त क्या होगी ये पूछ रहा है, और इनको एक ही समय पर प्रक्षेपित किया जाता है। जिस समय पर इसको यहां से छोड़ा जाता है उसी समय पर इसको यहां से छोड़ा जाता है। तो पहले तो टकराने की शर्त एक ये है कि यहां से इस पिंड A को यहां से पॉइंट A तक पहुंचने में जो समय लगेगा वही समय में ये पिंड B, ये जो पिंड है दूसरा B पॉइंट से A तक पहुंच जाना चाहिए। यानी इसका पॉइंट पिंड A के द्वारा A तक लिया गया समय AB, इसको C दे दो। पिंड A को यहां से C तक पहुंचने में लिया गया समय पिंड B के द्वारा C तक पहुंचने में लिए गए समय के बराबर होगा, तब तो ये टकराएंगे, अन्यथा नहीं टकराएंगे। तो A के द्वारा C तक पहुंचने में लगा समय बराबर B के द्वारा C तक पहुंचने में लगा समय। A के द्वारा C तक पहुंचने में लगा समय, ये यदि हम पूरे पाथ की बात करते हैं तो फ्लाइट ऑफ टाइम हो जाता पूरा, क्योंकि केवल मैक्सिमम हाइट तक की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट ऑफ टाइम का आधा आएगा समय। फ्लाइट ऑफ टाइम क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहां से यहां तक का जो समय आएगा t1 इजिकल टू t2, यहां से यहां तक का जो समय आएगा t1, ये आएगा u sin थीटा अपॉन g इजिकल टू sin थीटा, यहाँ 30 दे रखा है। अब इसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? u ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो u sin 90 अपॉन g, या u अपॉन g का लिखा जा सकता है केवल, ठीक है ना। अब इसमें g से u1, सॉरी ये u1 से प्रक्षेपित किया जा रहा है, ये u2 वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो यहाँ u1 लिखेंगे और यहाँ पर u2 लिखेंगे। u1 sin 30 इजिकल टू g से g कट गया, u2 sin 90 का मान 1 हो गया, sin 30 की वैल्यू हो गई u1 अपॉन 2 इजिकल टू u2, तो यहां से u1 इजिकल टू 2u2,
यानी इस पिंड का जो वेग है इसके जस्ट डबल होना चाहिए। यहां से जो प्रक्षेपित पिंड किया जा रहा है उसका वेग इससे डबल होना चाहिए और 30 अंश के कोण पर इसको फेंका जाए, इसके 90 के कोण पर इसके ऊर्ध्वाधर जो मैक्सिमम ऊंचाई है उसके ऊर्ध्वाधर नीचे से फेंका जाए तो ये पिंड पॉइंट सी पर आपस में टकरा जाएंगे अपनी मैक्सिमम हाइट पर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायग्राम दे रखा है, इसमें कोई अर्धवृत्त है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या r दे रखी है और m द्रव्यमान का एक कण प्रारंभ में r त्रिज्या के अर्धगोले के भीतर बिंदु A पर है। अर्धगोला है ये, अर्धगोले का बिंदु A है और r त्रिज्या का अर्धगोला है और पॉइंट यहां इस समय पिंड जो है पॉइंट A पर है। परिणाम A का क्षैतिज त्वरण कण पर लगाया जाता है। क्षैतिज दिशा में इसमें त्वरण है और वर्टिकल डायरेक्शन में त्वरण जो है 0 दे रखा है, 0 दे रखा है। अब इसको A से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, A से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। ये कोण अल्फा दे रखा है, जब ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा हो जाएगा। दो समांतर रेखा एक दूसरे को काट रही है, तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये कोण कैसे होते हैं, अंतर कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। अब इसकी जो रेडियस है गोले की r है तो यहां से सेंटर पॉइंट से और परिधि तक की दूरी ये रेडियस कहलाएगी, r हो जाएगी। इस पॉइंट को ले लेते हैं O, ये पॉइंट हो गया P। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOP में cos अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण AP बटे कर्ण AO, cos अल्फा इक्वल टू AP बटे AO। ये क्या है, गोले की रेडियस r दे रखी है तो AP इक्वल टू r cos अल्फा। AP यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, r cos अल्फा। क्योंकि यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने माना है और ये कोण 90 डिग्री का है तो यह जो रेखा है सेंटर से जो 90 डिग्री की ये रेखा है, इस रेखा को AB डिस्टेंस को बराबर दो भागों में बांटेगी तो यहाँ से AB जो हो जाएगा AP के दोगुने के बराबर हो जाएगा। AB इक्वल टू 2, AP कितना है r cos अल्फा, 2r cos अल्फा। A से कह रहा है A से चलता है B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और इसमें क्षैतिज त्वरण दे रखा है अल्फा। आपको दूरी दे रखी है और त्वरण दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी जो है क्षैतिज वो 0 है तो यहां से यहां तक कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से s कर दें इसको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से s यहां से यहां तक की दूरी है, ये AB कितनी है 2r cos अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रखी है, 0 है तो ये पद 0 हो जाएगा प्लस हाफ A त्वरण से इसको फेंका जा रहा है, A क्षैतिज त्वरण A है, इसमें क्षैतिज त्वरण दे रखा है, इसमें क्षैतिज त्वरण इज इक्वल टू A T स्क्वायर। तो यहां से A T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 4r cos अल्फा, T स्क्वायर बराबर 4r cos अल्फा अपॉन A। तो T इज इक्वल टू अंडर रूट 4r cos अल्फा अपॉन A। इतना टाइम इसको A से B तक पहुंचने में लगेगा। T इज इक्वल टू अंडर रूट 4r cos अल्फा अपॉन A। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन तो सम्मिलित किए जा सकें आपके लिए। अगले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट वेज के इक्वेशंस हैं वो डाल देंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स डाल देंगे। कोशिश करेंगे 3 वीडियोज या 4 वीडियोज में कम से कम में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कंप्लीट हो सके। हटाते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5।
5वां है यदि किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास ए है, क्षैतिज परास ए, और क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू ए। समीकरण 1, यदि किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास ए और अधिकतम ऊंचाई b हो, अधिकतम ऊंचाई के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये b हो, इक्वेशन हो गया सेकंड। मैक्सिमम हाइट b हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का वेग u इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है 2g अंडरवुड में b प्लस ए स्क्वायर अपॉन 16b की पावर 1/2 होगा। 2g b प्लस ए स्क्वायर अपॉन 16b और बड़ा ब्रैकेट की पावर हाफ, ये होगा। यदि क्वेश्चन फिर से समझ लें, यदि किसी पिंड की जो क्षैतिज परास है वो a है और उसकी मैक्सिमम हाइट b है, तो सिद्ध कीजिए कि जिस समय उसे प्रक्षेपित किया गया था उस समय उसका वेग ये होगा। तो चलिए करते हैं इसको। यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2bg, मैक्सिमम हाइट के लिए h इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू g, सही है। यहां इसको खोल देते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एजी। इसका वर्क कर देते हैं दोनों तरफ। यहां आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा कॉस थीटा, वर्क करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ ऑफ द साइड, ये हो जाएगा u की पावर 4, रेंज होती है u स्क्वायर साइन टू थीटा आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा आ जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा। चलिए यहां साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2bg अपॉन यू स्क्वायर। यहां से वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा u की पावर 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर, और u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4। अब जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने निकाली है 2bg अपॉन यू स्क्वायर, इसमें रख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 2bg अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2bg अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर यू की पावर 4। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 bg अपॉन यू स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 bg का इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर का करेंगे यू की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4। 8bg अपॉन यू स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, 8bg अपॉन यू स्क्वायर को यहीं रहने दिया, और माइनस 16b स्क्वायर जी स्क्वायर यू की पावर 4 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 इक्वल टू यू की पावर 4 नीचे कॉमन आ रहा है और जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया जी स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4। कोष्टक में बचेगा 16b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा और एक जी से एक जी कट जाएगा,
यहाँ बचेगा यू स्क्वायर, इसको हमने ऊपर ले लिया, और यहाँ बचा 8b, इसको g के नीचे ले लेंगे, तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 8b। ये 8b बचा, इसको हमने नीचे ले लिया, यू स्क्वायर को हम इधर ले आए, यू स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन 8b इज इक्वल टू 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या निकालना है हमको? 2g b प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b। तो यहां से u स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 16b। तो हम यहां अभी 16b स्क्वायर को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो g अपॉन 8b इंटू 16b स्क्वायर, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b स्क्वायर। तो u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक b से एक b कट जाएगा, तो 16g अपॉन 8, और 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2bg, और कोष्टक में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b स्क्वायर। अब b कहां पर है? अंदर है, यहाँ केवल 2g है, तो u इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 2g को यहाँ रहने दें, 2g ब्रैकेट में b का इसमें गुणा कर दिया, b प्लस a स्क्वायर b अपॉन 16b स्क्वायर, एक b से एक b कट गया, तो यहां से u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2g b प्लस ब्रैकेट में b प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b, a स्क्वायर अपॉन 16b, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2g ब्रैकेट में b प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b। यही सिद्ध करना था आपको, यानी जब इसकी मैक्सिमम, इसकी जो रेंज है, सॉरी मैक्सिमम रेंज नहीं, रेंज a है, और उस रेंज पर, इस रेंज पर मैक्सिमम हाइट b है, तो आपको सिद्ध करना था कि जिस वेग से उसे प्रक्षेपित किया गया था वो वेग 2g अंडर रूट में 2g b प्लस a स्क्वायर अपॉन 16b होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। साफ दिख रहा है? वहां कॉर्नर पर थोड़ा सा, चलिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई h और दंडकाल t है, तो सिद्ध कीजिए 8h इक्वल टू gt स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू h एंड उड्डयन काल फ्लाइट ऑफ टाइम इज इक्वल टू t है, तो सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव दैट 8h इक्वल टू gt स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो इसमें यह है, और h ऊंचाई के लिए उसे जो प्रक्षेपित किया गया था वह वेग u इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2gh बटे साइन थीटा। तो इसमें 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। एक तो मैक्सिमम हाइट दे रखी है h, और उसमें फ्लाइट ऑफ टाइम दे रखा है, और 8h बराबर दे रखा है gt स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और फ्लाइट ऑफ टाइम होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा इक्वल टू 45, पहले h अपॉन टी कर दीजिए, ये टी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ जो है 8h इक्वल टू जी टी स्क्वायर सिद्ध करना है आपको, तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकालने पहले, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, h अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
और 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो u² साइन स्क्वायर थीटा और u² साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2g, यहाँ रह गया, और यहाँ रह जाएगा 4/g², u² साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/g²। तो h/t² हो गया 1/2g, डिवाइड कीजिएगा इनटू, और इसको पलट देते हैं g²/4, एक g से एक g कट जाएगा, ये हो जाएगा g/8, कैंची का गुणा करते हैं तो 8h g/t²। मैक्सिमम हाइट और फ्लैट ऑफ टाइम में संबंध आ गया, 8h g/t²। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए सिद्ध कीजिए कि इस वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए h होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से u² साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2gh, तो u² 2gh अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो u अंडर ले लेंगे दोनों तरफ, तो √2gh, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर साइन थीटा। इस वेग से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा जिससे कि अपनी मैक्सिमम हाइट s को प्राप्त कर सके। छह क्वेश्चन, अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने, मिटाते हैं इसको। सातवां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप की अधिकतम परास अधिकतम ऊर्ध्व ऊंचाई की 4 गुनी होती है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप की अधिकतम परास आर मैक्सिमम ऊर्ध्व ऊंचाई, जिस समय मैक्सिमम परास है यानी थीटा = 45 पर मैक्सिमम परास होता है, और उस मैक्सिमम परास के अंतर्गत जो मैक्सिमम ऊंचाई को कवर करता है प्रोजेक्टाइल, उस समय की बात हो रही है। उस समय यह जो मैक्सिमम रेंज है मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी होती है, यह सिद्ध करना है। आर मैक्सिमम = 4h मैक्सिमम, ये h मैक्सिमम उसी समय है जिस समय आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज को कवर किया जा रहा है, यानी थीटा = 45 डिग्री पर। क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आपके सामने भी करेंगे, तो ये जानना जरूरी है किस h मैक्सिमम की बात हो रही है। आर मैक्सिमम की बात करते हो समझ में आ जाता है, थीटा = 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम प्राप्त होगा। लेकिन h मैक्सिमम r = 30 हो, सॉरी थीटा = 30 पर हो, थीटा = 45 पर हो, या कोई भी एंगल हो, एक h मैक्सिमम आपको मिलना जरूरी है। यानी मैक्सिमम हाइट तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपको मिलेगी। तो ये h मैक्सिमम जो बात हो रही है उस समय की बात हो रही है जिस समय मैक्सिमम रेंज है, यानी थीटा = 45 डिग्री पर। तो r मैक्सिमम के लिए क्या, r के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन g। और r मैक्सिमम की यदि बात की जाए तो r मैक्सिमम = sin 2θ कितना हो जाता है 1, यानी 45 × 2 90, और sin 90 का मान 1। r मैक्सिमम होता है u² अपॉन g। और h की यदि बात करें, जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और h मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं कौन से समय, जिस समय मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल उस समय। तो यहां भी 45 होगा, तो u² sin स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो h मैक्सिमम हो जाएगा u² sin 45 का मान 1/√2, और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, sin स्क्वायर 45, और 2g ये है। तो ये हो जाएगा h मैक्सिमम बराबर हो जाएगा u² अपॉन 4g। इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इनका कर देते हैं क्या, रेशियो। r मैक्सिमम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा r मैक्सिमम अपॉन h मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा u² अपॉन g डिवाइडेड बाई u² अपॉन 4g। तो ये हो जाएगा r मैक्सिमम अपॉन h मैक्सिमम इक्वल टू u² अपॉन g डिवाइडेड कीजिएगा मल्टीप्लाई 4g अपॉन
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम रेंज के अंतर्गत जो मैक्सिमम रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी होती है। ये सिद्ध हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। चलिए 3 क्वेश्चन और इसमें डालते हैं वीडियो में, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब इससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन और है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि आर मैक्सिमम के दौरान जो मैक्सिमम हाइट होगी वो, और अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8वें क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में संबंध स्थापित करना है आपको। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में आपको संबंध स्थापित करना है। यू वेलोसिटी से इसे प्रक्षेपित किया जाता है और यू वेलोसिटी से ही इसे प्रक्षेपित किया जाता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें पता है मैक्सिमम रेंज तब होगी जब उसे 45 डिग्री पर फेंका जाएगा, और यदि मैक्सिमम हाइट आपको प्राप्त करनी है तो कैसे फेंका जाएगा? 90 डिग्री पर। अभी पिछले वाले में 45 दिया था, मैक्सिमम रेंज के अंतर्गत जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही थी उसमें मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे। यहां थीटा वो नहीं, मैक्सिमम रेंज के अंतर्गत नहीं है, ये एच मैक्सिमम इससे स्वतंत्र है आर मैक्सिमम से। केवल एच मैक्सिमम इसको प्राप्त करना है तो थीटा क्या है? वर्टिकली 90 डिग्री पर फेंका जाएगा, एकदम से ऊर्ध्व। उस समय एच मैक्सिमम आपको प्राप्त होगी, तो यहां थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, और यहां मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा रहेगा 45 डिग्री। तो इनका संबंध आपको स्थापित करना है कि ऐसी स्थिति में आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। देखिए आर इज इक्वल टू, अभी जो रेंज का इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यदि मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है आपको तो ये क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा 1 हो जाता है, यानी 45 डिग्री पर, और 2 इंटू 45 90 और साइन 90 1 यू स्क्वायर अपॉन जी। और एच हाइट के लिए क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और मैक्सिमम हाइट कब प्राप्त होगी आपको? आर मैक्सिमम के दौरान नहीं है, एच मैक्सिमम इससे स्वतंत्र है। उस समय एच मैक्सिमम आपको प्राप्त होगी जब प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर थ्रो किया जाएगा, तो एच मैक्सिमम हो जाएगी यू स्क्वायर। अब यहां थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 90। जब थीटा 90 आएगा तो साइन 90 का मान 1, और साइन फिर उसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, तो आर मैक्सिमम अपॉन एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी में को डिवाइड कर देते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g से। क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी डिवाइडेड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 2g अपॉन यू स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, इजिकल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर मैक्सिमम इजिकल टू आ जाएगा 2h मैक्सिमम। यानी वेलोसिटी यदि वही रखी जाए और हमें मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है, इस तरह से थ्रो किया जाए, वेलोसिटी वही रखी जाए और हमें मैक्सिमम हाइट प्राप्त करनी जाए तब थ्रो किया जाए, तो उस समय मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट की दुगनी रहती है, या मैक्सिमम हाइट जो है मैक्सिमम रेंज की आधी रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर है अब 9 और वीडियो पहुंच गया, चलिए समय है अभी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक गेंद 45 अंश के कोण पर फेंकी जाती है। ये कोई दीवार है ये,
और यहां से 15 मीटर की दूरी से कोई गेंद फेंकी जा रही है, कितने अंश के कोण पर? 45 अंश के कोण पर। क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो है इस तरह से, ठीक है ना। ठीक, यहां से पॉइंट ए से कोई गेंद 45 अंश के कोण पर फेंकी जा रही है और 15 मीटर दूर एक दीवार स्थित है और यह गेंद दीवार के ऊपरी सिरे से होकर गुजरती है और दीवार के पीछे 5 मीटर दूर जाकर पृथ्वी पर गिरती है। बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये ले लिया हमने डी पॉइंट। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई, ये आपको निकालना है ऊंचाई। ये मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है, देखिए ये इस तरह से ये ओरिजिन पॉइंट का कार्य करता है। ये ऊपर की ओर बाई एक्सेस हो गया और इधर हो गया एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस। तो आपको ये दूरी यानी बाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इस डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहले एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या है? 15, ये तो निकल आया। एक्स अक्ष पर दीवार की दूरी दे रखी है और बाई एक्सिस पे इस दीवार की ऊंचाई निकालनी है, यानी बाई कंपोनेंट आपको निकालना है। तो सीधा इसका फॉर्मूला जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। बाई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये ऊंचाई कितनी है दीवार की। क्वेश्चंस फिर से बोल दे रहे हैं। किसी ए पॉइंट से एक पिंड को 45 डिग्री पर थ्रो किया जाता है और इस पॉइंट से दीवार की दूरी है 15 मीटर और जो पिंड है दीवार के ऊपर से होकर गुजरता है और दीवार के पीछे 5 मीटर दूर जाकर पृथ्वी से टकराता है। तो बताइए दीवार की ऊंचाई क्या है। इसमें देखिए बाई आपको निकालना है, एक्स आपको दे रखा है, ये 15 मीटर की दूरी पर है। टेन थीटा 45 दे रखा है थीटा, जी आप लगाई लेंगे 9.8, एक्स 15 मीटर, थीटा दे रखा है, यू इनिशियल वेलोसिटी। किस इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जा रहा है ये इसमें नहीं दे रखा है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट। सबसे पहले आपको u की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहां से ए से इसको जो है थ्रो किया जा रहा है और सी तक पहुंच रहा है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या होगी? इसकी रेंज हो गई r। रेंज कितनी है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज कितनी है? 20 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, कितना दे रखा है? 20, 15 प्लस 5 20। तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा किस कोण से प्रक्षेपित किया जा रहा है? 45 से, अपॉन जी इज इक्वल टू 20। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9.8। यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18, 196। यू बराबर हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसे 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। हमने इनिशियल वेलोसिटी को इसमें पहले निकाल लिया है। अब बात करते हैं दीवार की ऊंचाई क्या है। दीवार के टॉप से गुजर रहा है ये, तो दीवार की ऊंचाई क्या है? अब u की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x कितना है? यहां से यहां तक 15 मीटर, टेन थीटा 10 45 माइनस जी 9.8 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना? 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15 अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा 2 यू स्क्वायर। यू कितना है? 14, तो 14 गुणा 14 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45। तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 15, 10 45 1 हो जाएगा 15 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे अभी कर लेते हैं 9.8, 14 7 98, 0.7 बार कट गया और 0.7 से 14 कट जाएगा, जीरो लगा लेंगे या पॉइंट हट जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 बार। ऊपर हो गया 225 बटे 2 गुणा 20 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 2 से 2 कट गया। तो बाई इज इक्वल टू 15 माइनस
225 बटे 20। 20 को हम 2 गुणा 10 लिख देते हैं। 2 से 225 कट जाएगा 112.5 बार, और 10 से ये कट जाएगा 11.25। यहां लिख देते हैं आगे की लाइन में। y इक्वल टू 15 माइनस 10 का 10 से डिवाइड करेंगे 112.5 को, ये हो जाएगा 11.25। तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 में से घटाएंगे 3.75 मीटर। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये आ गए 15 और 3.75 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 3.75 मीटर। नाइन और लास्ट इसमें 10। एक क्वेश्चन और इसमें आपका इंक्लूड कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़ाकू विमान 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहां से लड़ाकू विमान है, ये उड़ रहा है, जिसकी ऊंचाई है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसकी जो क्षैतिज वेलोसिटी है, ये क्षैतिज वेग है इसका u बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। एक लड़ाकू विमान 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से गति कर रहा है। यह एक तोप के ऊपर से गुजरता है। यह कैसी तोप है, यहाँ पर एक विमान भेदी तोप है, और ये तोप की हो गई नाल, ठीक है। और विमान भेदी तोप के ऊपर से गुजरता है, तो तोप को ऊर्ध्व से किस कोण से दागा जाए कि 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ गोला इस विमान से जाकर टकरा जाए, विमान से टकरा जाए। अब इससे जो गोला निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी u 600 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए ये इस समय कहां पर है, इसके ऊर्ध्व तोप के एकदम ठीक ऊपर है। यदि हम इस तोप का जो मुंह है ऊपर की ओर कर देते हैं, तो गोला यहां से जितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पहुंचेगा, उतने ही समय में ये जो लड़ाकू विमान है 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ आगे निकल जाएगा। तो इसे यदि वर्टिकली अपवर्ड तोप के गोले को छोड़ा जाएगा, तो ये तोप जो है इस लड़ाकू विमान को टारगेट नहीं कर पाएगी, हिट नहीं कर पाएगी। तो करना क्या होगा, जितने समय में ये क्षैतिज दूरी तय करे, उतने ही समय में इसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी इसके बराबर हो और ऊर्ध्व दूरी इसकी 5 किलोमीटर हो जाए। समझ लें, जितने समय में यह क्षैतिज दूरी तय करेगा, उतने ही समय में इसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी बराबर हो जाए, इसके गोले के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी बराबर लड़ाकू विमान के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, और इसकी वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर और हो जाए, तो यह जो गोला है इस लड़ाकू विमान को टारगेट कर देगा और उसे हिट कर पाएगा। तो माना टी टाइम में लड़ाकू गोला जो है टारगेट को हिट करता है, टारगेट पाता है, तो क्षैतिज इसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी टी टाइम में गोले के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितने कोण पर, मान लीजिए ये जो है थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका क्षैतिज वेग गोले का क्या हो जाएगा 600, और थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, तो 600 cos थीटा, 600 cos थीटा इसकी क्षैतिज वेलोसिटी हो जाएगी। और जब वेलोसिटी आपने निकाली 600 cos थीटा, तो टी टाइम में दूरी कितनी तय करेगा, दूरी बराबर 4 गुणा समय इंटू टी। 4 हो गई क्षैतिज 600 cos थीटा, और समय टी टाइम में इसको हिट करता है तो समय हो गया टी। तो टी टाइम में तय की गई क्षैतिज दूरी गोले के द्वारा हो गई 600 cos थीटा टी इज इक्वल टू, ये जो विमान है क्षैतिज वेलोसिटी से जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, तो टी टाइम में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी,
इसकी क्षैतिज वेलोसिटी ही 200 मीटर पर सेकंड है, इसकी क्षैतिज वेलोसिटी नहीं थी 600 मीटर पर सेकंड। ये थीटा कोण पर है, इसलिए इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही 200 मीटर पर सेकंड है, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। टी से टी कट गया, यहां से cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 200/600 1/3। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। cos इनवर्स 1/3 एंगल पर यदि इसको ये टारगेट करता है तो निश्चित रूप से ये जो है इस लड़ाकू विमान से टकराएगा, गोला जाके लड़ाकू विमान को गिरा पाएगा। और क्या कह रहा है इसमें, वायुयान की सुरक्षित ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो वायुयान की सुरक्षित ऊंचाई वो होगी इस एंगल पर जब इसे फेंका जाएगा तो ये जो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, ये गोला जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा उससे ऊंचाई पर यदि विमान है तो वो उसकी सुरक्षित ऊंचाई होगी, और उससे यदि नीचे है तो गोला कहीं भी उस लड़ाकू विमान से टकरा सकता है और उसको गिरा सकता है। तो सुरक्षित ऊंचाई के लिए पहले तो गोले के द्वारा तय की गई मैक्सिमम हाइट को हम निकाल लेते हैं h। गोले द्वारा तय की गई मैक्सिमम हाइट है ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक सेकंड, ये जो पूछ रहा है ऊर्ध्व से किस कोण पर दागा जाए, ये आपने जो निकाला है ना, ये क्षैतिज से कोण निकाला है। ऊर्ध्व से यदि कोण निकालना है तो यहां पर ये कोण जो आएगा थीटा आएगा, और यहां ये कंपोनेंट साइन के साथ आएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब ऊर्ध्व से नहीं, क्षैतिज से किस कोण पर दागा जाए, क्षैतिज से किस कोण पर दागा जाए। इस सवाल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पूरा चेंज करना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा आपको। ये जो ऊर्ध्व से किस कोण पर दागा जाए, नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को बना के करा देंगे। तो क्षैतिज से ही कोण निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h इक्वल टू u किस वेलोसिटी से इसको इसकी जो वेलोसिटी है गोले की वो है 600 मीटर प्रति सेकंड। 600 गुणा 600 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को कर देते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी 10। h इक्वल टू 600 गुणा 600 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा कितना निकाला हमने 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9 अपॉन 2 इंटू 10। तो h इक्वल टू आ जाएगा 600 गुणा 600 इंटू 1 माइनस 1/9 हो जाएगा 8/9, 8/9 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 30 बार, 9 से 9 54, 9 से नहीं कट पाएगा। तो h इक्वल टू आ जाएगा यहां से 240, 600 गुणा 240/9 और 9 से इसको काट देते हैं, 9 को 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 दूनी 18, 60 बचा, 9 6 54, 2.66। तो h इक्वल टू आ जाएगा 6 36 का 6, 6 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3 15 और 2 0, पॉइंट 2 अंक छोड़ दे, इतने 1596 क्या आ रहा है ये मीटर। 1596 मीटर की यदि ऊंचाई पर 1596 मीटर की ऊंचाई को ये कवर करेगा गोला। यदि ये जो लड़ाकू विमान है 1596 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे उड़ रहा है तो सुरक्षित है, यह तो उसको हिट नहीं कर पाएगी। और 1596 मीटर से नीचे की ऊंचाई पे उड़ रहा है तो वह सुरक्षित नहीं है। कुछ क्वेश्चन शेष रह गए स्टूडेंट, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे से अधिक हो जाएगा। तो अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई वीडियो 1 घंटे से बड़ा ना हो, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। केवल 10 क्वेश्चंस जो हैं
उस वीडियो में हम जो है इंक्लूड करके चल रहे हैं। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें रह रही हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज में उनको कंप्लीट किया जा सके। तब तक के लिए अगले वीडियो के इंतजार में, और थैंक यू एंड थैंक यू वेरी अगेन, हमारे चैनल को आपके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए थैंक्स।